नमस्कार। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत पर आज हम एक गहरी नज़र डालेंगे। ये वो सल्तनत थी जिसने मुगलों से पहले उत्तर भारत पर शासन किया। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो दिल्ली सल्तनत मामलुकों का उदय नाम के एक दस्तावेज से है। कुछ अंश हैं उसके। तो आज कोशिश ये रहेगी कि समझे कि इसकी नींव कैसे पड़ी और जो पहला राजवंश था, मामलुक वंश, वो कैसे बना। कहानी दिलचस्प है, दिखाती है कि इतिहास कैसे अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1192 से तराइन की दूसरी लड़ाई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उत्तर भारत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जीत बहुत अहम थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ आता है 1206 में, जब अचानक मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है। अच्छा। हाँ, और उनकी मौत से ना उत्तर भारत में एक तरह का क्या कहें, सत्ता का खालीपन सा पैदा हो गया। अब सवाल ये था कि सत्ता संभालेगा कौन, और यही एंट्री होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। वो गौरी का एक सेनापति था, ये तो ठीक है, पर सादा मतलब चौंकाने वाली बात ये थी कि वो गौरी का गुलाम था। जी हाँ। एक गुलाम, और वो शासक बन गया। ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है उस समय के हिसाब से। हाँ, अजीब तो लगता है, पर यहाँ ना गुलाम शब्द का मतलब समझना जरूरी है। मामलूक जो थे वो सिर्फ घरेलू गुलाम नहीं थे। अच्छा। नहीं, ये वो लोग थे जिन्हें खास तौर पर सैनिक सेवा के लिए, प्रशासन के लिए खरीदा जाता था, ट्रेन किया जाता था। ओह, तो मतलब प्रोफेशनल सैनिक जैसे। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। गौरी की सेना में इनका बहुत दबदबा था। वफादारी और काबिलियत की खास ट्रेनिंग होती थी इनकी, और इसी सिस्टम ने ऐबक जैसों के लिए ऊपर तक पहुंचना मुमकिन बनाया। थे तो गुलाम, पर बहुत काबिल, और अक्सर अपने मालिकों के मतलब बेहद भरोसेमंद। अच्छा, तो ये बात है, मतलब गुलाम होना कोई सीधी रुकावट नहीं थी सत्ता तक पहुंचने में, अगर आप मामलूक थे तो। ये तो दिलचस्प है। तो फिर घौरी की मौत हुई और ऐबक ने क्या किया? देखिए, ऐबक ने मौके को पहचाना। घोरी के जो भारतीय इलाके थे उन पर उसका कंट्रोल पहले से ही काफी था। एक तरह से वो वहीं का गवर्नर था। जी। तो घोरी की मौत के बाद उसने खुद को घोरी के वारिसों से स्वतंत्र घोषित कर दिया, और 1206 में वो दिल्ली का पहला सुल्तान बन बैठा। 1206 में? हाँ, और यहीं से मतलब औपचारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। 1206 से 1526 तक चली ये सल्तनत, और इसमें कुल 5 अलग-अलग राजवंशों ने राज किया। और ऐबक ने जिस पहले राजवंश की नींव रखी, उसे कहा गया मामलूक वंश या गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक। बिल्कुल नाम ही अपने आप में कहानी कह रहे हैं, गुलाम से सुल्तान बनने का सफर। सही कहा आपने। और ये सल्तनत पर राज करने वाले 5 राजवंशों में पहला था। ये उस दौर की राजनीति और समाज के बारे में भी बहुत कुछ बताता है कि ताकत कैसे काम करती थी। वो कभी-कभी जन्म या ऊंचे खानदान से भी ज्यादा मायने रख जाती थी। कम से कम इस दौर में तो ऐसा दिखा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, वो गुलाम था, तो क्या उसे दूसरे तुर्क सरदारों से चुनौती नहीं मिली? मतलब जो अमीर थे, क्या उन्होंने आसानी से मान लिया कि एक पूर्व गुलाम अब उनका सुल्तान है? नहीं, चुनौतियां तो थीं, बिल्कुल थी। ऐबक को अपनी सत्ता मजबूत करने में वक्त लगा। ऐसा नहीं था कि सब कुछ आसानी से हो गया। अच्छा। हाँ, उसे दूसरे ताकतवर गौरी सरदार थे, जैसे ताजुद्दीन यल्दिज था, नासिरुद्दीन कुबाचा था, इन सब से निपटना पड़ा। वो लोग भी खुद को गौरी का वारिस मानते थे। हाँ, वो भी तो दावेदार रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन ऐबक की अपनी सैनिक काबिलियत थी। गौरी के प्रति उसकी जो पुरानी वफादारी थी, उससे उसे एक तरह की इज्जत मिली हुई थी, और दिल्ली पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तो उसने कैसे संभाला? उसने कूटनीति भी इस्तेमाल की और जरूरत पड़ने पर ताकत भी। ये सच है कि उसका मामलूक होना शायद कुछ पुराने तुर्क अमीरों को खटका हो, पर उसकी अपनी काबिलियत और जो जमीनी हकीकत थी वो ज्यादा भारी पड़ी। समझ गए, मतलब काबिलियत और मौके का सही इस्तेमाल। हाँ, बिल्कुल। तो आज की बातचीत का अगर हम निचोड़ निकालें तो ये है कि दिल्ली सल्तनत की बुनियाद 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत के बाद रखी गई। जी। और इसकी शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो पहले गुलाम था। उसने मामलूक या गुलाम राजवंश की स्थापना की। और ये याद रखना जरूरी है कि मामलूक एक खास किस्म के प्रशिक्षित सैन्य गुलाम थे। हाँ, ये अहम बात है। अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक ऐसा शासक जिसने गुलाम के तौर पर शुरुआत की, उसकी इस पृष्ठभूमि ने, उसके इस बैकग्राउंड ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआती दौर के तौर तरीकों, उसके प्रशासन पर कैसा असर डाला होगा। ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब इस अनोखी शुरुआत से क्या खास चुनौतियां आई होंगी, या शायद कुछ नए नजरिए भी सामने आए होंगे। इस पर विचार कीजिएगा।